हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जैकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 2024 का जो 2 फरवरी को आपको जो पेपर हुआ है, 2 फरवरी को जो पेपर हुआ है ना, उसका मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा बताने वाला हूँ कि क्या क्या सही जवाब है। ठीक ना, पूरा मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना, बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर से। ठीक ना, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए, सामान्य हिंदी का पेपर है, 2024 का पेपर, यानी कि आज का पेपर जो 22 फरवरी 2024 को हुआ है। इसका कोड देखिए 302 और DN है। इसका कोड क्या है? 302 DN कोड है। पूर्णांक इसका देखिए 100 नंबर का है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। हिंदी में कौन प्रैक्टिकल देता है यार? हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ये 100 अंक का पूरा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको ये प्रश्न पत्र जो है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, निर्देश में क्या है? संपूर्ण प्रश्न पत्र को दो भाग यानी कि खंड क और खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको मतलब जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए आते हैं खंड क में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए खंड क है। खंड क में क्या है? माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है? जो माधुरी पत्रिका वो किस युग में क्या हुई है? प्रकाशित हुई है। तो ये आपका है द्विवेदी युग में। किस युग में? द्विवेदी युग में। सभी स्टूडेंट अपना जो ऑप्शनल जो होगा, ये ऑप्शनल जो भी आपका जो ऑप्शन वाला, ये आप लोग अपना मिला लीजिएगा। ये इसमें मैं आपको सही सही सब बताऊंगा। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन है ख वाला, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञे जी। ठीक ना, अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। उसके बाद देखिए ग वाला है। ग वाला कर रहा है कफन किस विधा की रचना है? कफन जो है किस विधा की रचना है? तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा ग का तीसरा, यानी कि कहानी की। जो कफन आप ये कहानी से लिया गया। ठीक ना, एक कहानी है। कफन क्या है? एक कहानी है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मैला आंचल उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास कहाँ से, यानी कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है कि आंचलिक है? ठीक ना, तो जो मैला आंचल आपका ये आंचलिक है। क्या है? आंचलिक है। ठीक ना, ये आंचलिक है। उसके बाद देखिए अंगा वाला क्वेश्चन है कि अंधा युग रचना के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठीक ना, इसका पहला ही आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? क वाला कर रहा है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस आपका है, ये आपका इसकी भाषा जो है अवधी है। ठीक ना, क्या है? अवधी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ख वाला क्या है? कह रहा है कि परमाल रासो की का रचना काल है। परमाल रासो जो है उसका रचना काल क्या है? तो उसका रचना काल आदिकाल है। क्या है? आदिकाल। इसका भी आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग वाला है। ग वाला क्या कर रहा है कि छायावाद की रचना नहीं है। कौन सी है? जो छायावाद की रचना नहीं है, तो इसका भी आपका फर्स्ट वाला ही सही जवाब हो जाएगा कामायनी। जो कामायनी ये छायावाद की रचना नहीं है। ठीक ना, उसके बाद देखिए घ वाला है। घ वाला जो कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है? तो बस इसी का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है और सभी का आंसर मिल गया। तो इसका आप लोग खोज लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अगला देखिए अंगा वाला है। अंगा वाला, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो वेदना की प्रतिमूर्ति को आप लोग जानते होंगे, जो बहुत सी कहानी लिखी है। ठीक ना, वो कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक ना, गिल्लू भी इन्हीं ने लिखी है। ठीक ना, तो महादेवी वर्मा जो है वेदना की प्रतिमूर्ति मानी गई है और इन्हीं को कहा जाता है वेदना की प्रतिमूर्ति, महादेवी वर्मा को। ठीक ना, बहुत ही बड़ी कवित्री थी। अब देखिए आया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक ना, यानी कि नीचे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है। जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह किस तरह होता है? पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूर्य की
रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो ये 5 क्वेश्चन है, इन मतलब इन्हीं में से छांट कर आपको क्या देना है, उत्तर देना है पाँचों क्वेश्चन का, ठीक ना। उसके बाद देखिए अथवा करके है, उसी प्रकार से एक अथवा करके, ठीक ना, उसी प्रकार से एक अथवा करके, इसमें भी आपको क्या है 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन दिया गया है। पाँचों क्वेश्चन का इसी में से छांट कर आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो ये सब तो आप ऐसे कर ही लेंगे, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 ये पद्यांश है। अगला इसके ऊपर जो था वो गद्यांश था, ठीक ना, वो क्या था, गद्यांश था। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। मुझे फूले मत मारो, मतलब मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, मतलब ये क्या, ये कविता टाइप है, पद्यांश जो है इसका आपको नीचे दिया गया जो प्रश्न है उसमें आपको उत्तर देना है, ठीक ना। यानी कह रहा है प्रयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया, इसका उत्तर देना है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है, इसका उत्तर देना है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, यानी कि जहाँ पर ये रेखा किया गया है या ऐसे रेखा किया गया है उसका क्या देना है आपको, मतलब उत्तर देना है, ठीक ना, यानी कि विन्यास करना है, ठीक। उसके बाद देखिए अथवा वाला भी इसमें है, अथवा वाला देखिए अथवा वाला भी है, तो अथवा वाले का भी उसी प्रकार से एक ही आपको अथवा में से किया मतलब करना रहता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का क वाला, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर प्रसाद, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना रहता है, ठीक ना। तो आपने किसका जीवन परिचय लिखा है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ख वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। इसमें भी आपका मतलब इसमें भी एक अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक ना, जयशंकर प्रसाद अज्ञे जी हैं। इसमें से आपने किसका जीवन परिचय लिखा है इसमें आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। देखें कौन कितना मतलब किसका लिखा है, ठीक ना। अब देखिए ये कहानी है, कहानी आपको लिखना रहता है। एक ये आता है आपका 5 नंबर का, ठीक ना। लाटी है, कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या 80 होनी चाहिए। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन है देखिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, ये आपको खंड काव्य लिखना होता है, ठीक ना। खंड काव्य यानी कि जो आप लोग महाभारत वारत देखते हैं ना, महाभारत, उसी के बारे में बस लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। जो प्रश्न नंबर 8 है आपका, ये संस्कृत से क्वेश्चन लिया गया है। 2+7 का मतलब ये है कि पहले आप अगर गद्यांश पद्यांश संदर्भ व्याख्या सहित करते हैं, अगर प्रसंग और संदर्भ देते हैं तो उसका 2 नंबर मिलेगा। अगर आप व्याख्या करते हैं तो उसका आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। यानी कि ये 7 नंबर का है, ठीक ना। यानी कि संदर्भ का मतलब समझते हैं ना कि किस पाठ से लिया गया है, और प्रसंग का मतलब है क्या उसकी मतलब संभावना, यानी कि इसका क्या मतलब है, ठीक ना। इसका क्या मतलब उसको एक लाइन में लिखना रहता है इसका मतलब उसमें, ठीक ना। तो इसका आपको 2 नंबर, और जो पूरा व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर, यानी कि कुल मिला के 7 नंबर। ये ख वाला देखिए कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्वविधानाम धर्मस्य च धनस्य च, मतलब इसका आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। बहुत कुछ नहीं, हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित करना है। देखिए 2+5 है, यानी कि 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ का और 5 नंबर आपको व्याख्या की, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 वाला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या करा है, प्रश्न नंबर 9 करा है निम्नलिखित लोकोक्तियों का एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, या सावन हरे न बादो सूखे, ये आपको क्या करना है लोकोक्ति। हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी करना, ठीक ना। मुंह फुलाने का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक ना।
दाल में काला होना का मतलब आप लोग समझते हैं कि कुछ दाल में काला यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक ना। तो इस पर आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा व्याख्या कर देना है, वाक्य लिख देना है और इसका मतलब लिख देना। मुंह फुलाना का मतलब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुंह फुलाना यानी गुस्सा होना, ठीक ना। हाथ भी ले करना यानी कि शादी कर लेना, ठीक। दाल में काला होना यानी कि काम में कुछ गड़बड़ होना, ठीक ना। तो ये आपका अर्थ हो गया, ठीक ना। उसके बारे में कुछ लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रमेश ने मुझसे गुस्सा होकर मुंह फुला लिया, ठीक है, ये लिख देंगे। बस इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 का है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और ये वे उसे प्रवृत्ति रखती है, उस प्रवृत्ति से वह रह कर थक जाता है। ये मतलब आपको क्या करना है, नीचे जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको आंसर ढूंढना है और लिखना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है, कर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन व्यसन, वसन और व्यसन में क्या, इसमें कौन सा सही है, इसमें आपको छाट कर लिखना है, ठीक ना। वसन का मतलब क्या होता है और व्यसन का मतलब क्या होता है, ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है अत्र अन्य, अन्न और अन्य, अन्य अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा, यानी कि ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। पहला वाला ही सही होगा इसमें। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा कोई, ठीक। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। एक सही के मतलब दो अर्थ लिखना है, ठीक ना। एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। जीवन है, शिव है, चपला है, ठीक ना। इसके बारे में आप लोग को दो मतलब लिखना है, जैसे आप पर्यायवाची लिखते हैं ना उसी प्रकार से। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला, ठीक ना। जो सब कुछ जानता उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया हूँ, मतलब इसका क्या होगा, मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक ना। इसका क्या होगा सही उत्तर, मैं भोजन कर चुका। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, इसका होगा, ठीक ना। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक ना। इसके क्या होगा, मैं कलम से लिखता हूँ। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक ना। ये होगा इसका सही जवाब, ठीक। उसके बाद देखिए संयोग, श्रृंगार, रस तथा करुण रस का लक्षण सहित एवं उदाहरण लिखिए, ठीक ना। यानी कि संयोग श्रृंगार रस लिखिए या करुण रस लिखिए। इसके बारे में आप एक उदाहरण भी लिखेंगे। यमक अलंकार और रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण एक उदाहरण लिखिए, ठीक ना। ये सब तो आता है, आप लोग को पता होगा। अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखें, ठीक ना। ये आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए, ठीक ना। यानी कि पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और यह नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, ठीक ना। उसके बाद महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा का दशा, ठीक ना। ये आपको क्या करना है, ये देखिए आपका ये पूरा पेपर था, ये 2024। इसके बाद ये आपका 2024 का जो फरवरी में पेपर हुआ है, ये आपका पेपर था, ठीक ना। ये पेपर आपका पूरा ख़त्म हो गया। मैं इसको बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ, कैसे कैसे पेपर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मतलब बहुत ही सरल पेपर हुआ था यार, बहुत ही सरल पेपर था आज का पेपर जो था। मैं उम्मीद करूँगा कि इससे भी सरल अगला पेपर होगा, जो भी होगा अगला पेपर बहुत ही आसान पेपर रहेगा आपके लिए, ठीक ना। तो आप लोग कितने कितने नंबर के किए हैं आप अपने पेपर में, मेरे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक ना। तब मैं आपको अनुमान लगा सकता हूँ कि कितना % आपका आ सकता है, ठीक ना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक